नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक तो आपकी हर एक खून की बूंद में सामाजिक विज्ञान उतर चुका होगा। अब आप सामाजिक विज्ञान को सिर्फ किताबों में नहीं, अपने जीवन में देखने लगे होंगे। और इस जीवन का जो सार है सामाजिक विज्ञान, अब उसका पूरा निष्कर्ष के लिए मैं आपके लिए वन शॉट लेकर के आ चुका हूं। तो वन शॉट जो आज पहला वन शॉट है वो किसके ऊपर है? जो सबसे पहले हमने पढ़ा भैया सत्ता की साझेदारी है। तो शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं, तो सत्ता की साझेदारी से हम लोग शुरू करेंगे। पर ध्यान रखना कि ये अब क्या है, ये अंतिम वार है। ये अंतिम वार है, अंतिम मौका और अंतिम वार है। जो सीरीज है सामाजिक विज्ञान के वन शॉट की, वो अंतिम वार सीरीज है। ये अंतिम वार होगा। ये जो आपका निशाना है, ये निशाना कहां पर जाकर रुकेगा? बोर्ड टॉपर पे जाकर के रुकना चाहिए। और अभी भी कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, अगर अभी भी आपने धाड़ नहीं लगाई, अगर अभी भी आपने मेहनत नहीं करी ना, तो फिर कोई भी आपको बोर्ड टॉप करने में सफल नहीं बना सकता। तो इसलिए बोर्ड टॉपर बनना है तो इस अंतिम वार सीरीज को बिल्कुल धमाकेदार तरीके से पढ़ो। अंतिम वार सीरीज आप लोगों के लिए है और निशाना सिर्फ और सिर्फ कहां जाकर के रुकना चाहिए? बोर्ड टॉपर पे जाकर के रुकना चाहिए। आज हम लोग शुरू करते हैं सत्ता की साझेदारी। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बात होगी। जो डायरेक्ट मुद्दे हैं वो होंगे। जो कॉन्सेप्ट में समझाना था, जो डिटेल में समझाना था, वो मैं वीडियोस में समझा चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ आज यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास। तो सीधी बात से शुरू करते हैं हमारे चैप्टर में। सबसे पहले जानते हैं एथनिक क्या जाति है। तो हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे हैं। हमने इसमें देखा है कि क्या होता है कि अलग अलग चीजों पे क्या है भेदभाव होता है, वो एथनिक होता है। एथनिक क्या है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को क्या है, अलग मान रहा है। कल्चर को अलग मान रहा है। कल्चर क्या है भैया? हमारा खाना पीना, हमारा रहना, हमारी पोशाक, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है। भारत की संस्कृति अलग है कि अमेरिका की संस्कृति अलग है। एक देश के लोगों की संस्कृति अलग, दूसरे देश के लोगों की संस्कृति अलग। और हम तो क्या है, विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। आप दक्षिण में जाओगे तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर अलग पाते हो। आप पूर्व में जाओगे, भारत के उत्तर पूर्व में जाओगे तो आपको कल्चर अलग मिलता है। हर जगह भारत में क्या है, विविधता है। तो क्या होता है जब ये सामाजिक विभाजन हो जाता है? तो जब हमारे पास विविधता है, तो विविधता है क्या, सामाजिक विभाजन क्रिएट करती है। हमारी सोसाइटी को बांट देती है, डिवाइड कर देती है। ये विभाजन है जिसमें लोगों की संस्कृति क्या है, अलग अलग लोग मानना शुरू कर देते, पर होती नहीं है। अर्थात ये साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो संस्कृति कैसी? हमारी साझी है, हमारी एक जैसी संस्कृति है, पर हम उसे अलग अलग मानने लगे हैं। ये एथनिक का मतलब है। किन किन आधारों पर विभाजन हो सकता है? जाति के आधार पर हो सकता है, हमारे देश में हमने देखा है। लिंग के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, रंग के आधार पर हो सकता है। पर सिर्फ और सिर्फ इस अध्याय में हमें क्या ध्यान रखना है? इस अध्याय में हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ भाषा को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ भाषा को ध्यान रखना है। क्योंकि ये अध्याय जो पूरा टिका है वो भाषा पर टिका है। और भाषा ही क्या है, इसका टर्निंग पॉइंट है। तो ये देखिए, ये एथनिक है कि अलग अलग रंग के लोग भी एक साथ रहते हैं। और भारत के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है कि भारत में विविधताएं होने के बावजूद भी भारत क्या है, एक है। और यही भारत की ताकत है। अब हम लोग आ जाते हैं दो देशों की कहानी। ये दो देश कौन कौन से हैं? एक भैया बेल्जियम और एक श्रीलंका। हमें ये देखने को मिलता है कि जो विभाजन होता है समाज में, वो बड़े से बड़े यूरोप के विकासशील देशों में, विकसित देशों में भी होता है। और एशिया के जो छोटे देश हैं जिनमें हजारों सालों तक ब्रिटिशर्स का शासन रहा है, उनमें भी होता है। तो ये जो विभाजन है ये अलग अलग हर जगह पाया जाता है। तो दो देशों की कहानी में क्या क्या बताई जाती है? एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। शुरुआत बेल्जियम से करेंगे। बेल्जियम, राष्ट्र बेल्जियम, ये रटना नहीं है, ये समझना है। मैं फिर से कहता हूं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पढ़ाता हूं, आप इन्हें बिल्कुल दीवार पे चिपका लो, पेज पर लिख करके दीवार पे चिपका लो और उनको लिख लो। और सुबह शाम जैसे भगवान का नाम लेते हो वैसे इनको याद करो। बोर्ड एग्जाम में आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पेपर सबसे पहले कर करके फ्री हो जाओगे। राष्ट्र बेल्जियम, राजधानी ब्रुसेल्स, ये वही राजधानी है जो अंतिम तक हमारा इंटरेस्ट बना करके रखेगी, एंडिंग तक हमारे इस चैप्टर में इंटरेस्ट बना करके रखेगी। ये ब्रुसेल्स पूरी टर्निंग पॉइंट है। बेल्जियम की स्टोरी में जो टर्निंग पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रुसेल्स है। तो टर्निंग पॉइंट क्या है, ब्रुसेल्स है। इसको याद रखिएगा, इसको दिमाग में बिठा करके रखिएगा। महाद्वीप यूरोप, हमारी दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट है। ये कौन से कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। हमारा भारत किस में आता है? हमारा भारत एशिया में आता है। क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी कम। तो हमारा जो क्षेत्रफल है, हमारा क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा है, पर किसका? बेल्जियम का। हमारा राज्य, एक राज्य हरियाणा भी उससे बड़ा है। मतलब उनके पास जमीन बहुत कम है,
तो राज्य जो है हमारा हरियाणा वो उनसे बड़ा है, उनका हरियाणा से भी क्षेत्रफल कम है। पड़ोसी देश कौन कौन से? फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। और हमारे तो पड़ोसी देशों को कौन नहीं जानता भैया, सब पड़ोसी देश भारत पे से आंख गड़ा करके बैठे हैं, भारत को आगे नहीं बढ़ने देते, पैर खींच लेते वापस भारत के। पर यह पे जो 4 देश है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, किसके हैं? बेल्जियम के हैं। आबादी कितनी है भैया? लगभग 1 करोड़। इतनी तो हमारे एक राज्य में, एक शहरों में भी बहुत से में जगह मिल जाती है। तो 1 करोड़ भी कोई आबादी होती है क्या? यहाँ 22 करोड़ तो अकेले उत्तर प्रदेश की है। तो हमारे यहाँ की जो आबादी है वो बहुत से देशों से ज्यादा है। आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों की आबादी मिला लोगे ना, फिर भी भारत की आबादी ज्यादा है। भारत में जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत में जो मानव संसाधन है उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। आप ये देखिएगा, ये जो पूरा आपको दिखाया गया है ये क्या? बेल्जियम का मानचित्र है। और ये आपको जो दिख रहा है बीच में, ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? वहां की राजधानी है। और हमारे अध्याय के लिए क्या है? टर्निंग पॉइंट है। 2 मुख्य वर्ग और समूह। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो विभाजन हुआ है, जो सोसाइटी डिवाइड हुई है, जो अपनी अपनी संस्कृति को अलग मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्यों? तो कौन कौन से समूह मान रहे हैं? तो समूह कौन कौन से हैं? वो समूह किस आधार पर है? वो समूह सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर वो समूह है। अब समय आ चुका है कि आप पूरे जोश के साथ बिल्कुल कमर कस लो और बोर्ड टॉपर की तैयारी करो। अब जुनून ढीला नहीं पड़ना चाहिए, अब पूरे जोश के साथ, अब सुस्ती नहीं चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ तंदुरुस्ती चाहिए। बिल्कुल जोश के साथ, बिल्कुल पावर के साथ आप पढ़ते रहिए। 2 मुख्य वर्ग और समूह कौन कौन से? एक है डच बोलने वाले लोग, तो भैया डच भी हमारे भारत में आए थे, डच भी भारत में आए। दूसरे फ्रेंच बोलने वाले लोग, तो फ्रेंच भी हमारे भारत में आए, दोनों भारत में आकर के जा चुके। तो एक तरफ डच बोलने वाले लोग, एक तरफ फ्रेंच बोलने वाले, ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। फ्लेमिश क्षेत्र क्या है? जैसे ये मान लो कि ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम का जो उत्तरी भाग है, जो बेल्जियम का उत्तरी भाग है वो फ्लेमिश क्षेत्र है। फ्लेमिश क्षेत्र में कौन रह रहा है? डच रह रहा है। और ये बात ध्यान रखना, फ्लेमिश क्षेत्र में ही क्या आ रही है? ब्रुसेल्स आ रही है, जो वहां की राजधानी है, वहां की कैपिटल है। ये कौन से क्षेत्र में रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। तो जो दक्षिणी वाला भाग है वो वेलोनिया क्षेत्र का है। एक बार इस वाले भाग को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, अभी चर्चा करेंगे उस पर। ये 59% है, ये 40% है। ये बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक का मतलब, बहु आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत ज्यादा, तो बहु मतलब बहुत ज्यादा। संख्या का मतलब संख्या, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा हो वो बहुसंख्यक हो। और अल्पसंख्यक, जिसकी अल्प का मतलब होता है कम, तो जिसकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक होता है। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 59% है। इनकी संख्या बहुत कम है, 40% है। तो ये क्या है? ये अल्पसंख्यक हो गए, ये बहुसंख्यक हो गए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो 59% और 40% यह अल्पसंख्यक है। नोट, 1% लोग जर्मन भी बोलते हैं, तो भैया 1% लोग जर्मन भी बोलते हैं। जो जर्मन बोलते हैं वो इस वाले क्षेत्र में रहते हैं। इस वाले क्षेत्र का नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ फ्लेमिश और वेलोनिया क्षेत्र की बात करी है। दिमाग में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को बिठाइएगा। अब आ जाते हैं ब्रुसेल्स में आबादी। ये ब्रुसेल्स ही तो टर्निंग पॉइंट है, ये ब्रुसेल्स ही तो क्या है? कारण बना है किस चीज का? बेल्जियम में शांति का कारण बनेगा, बेल्जियम में जो पीस बनेगी, जो बढ़िया सरकारें बनेगी, बेल्जियम दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल्स की स्थिति के कारण बनेगा। तो ब्रुसेल्स की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। ब्रुसेल्स, फ्रेंच, डच। फ्रेंच 80%, चौंका दिया 80%, डच 20%। फ्रेंच 80%, ये 20%। भैया ये क्या है? संख्या में बहुत ज्यादा है तो बहुसंख्यक होंगे, ये संख्या में कम है तो अल्पसंख्यक होंगे। देखो पर मुकाबला क्या है सर? इसमें चौंकने वाली बात क्या है? 80% है तो है। चौंकने वाली बात क्या है? चौंकने वाली बात यह है कि जो फ्रेंच है ना, ये पूरे देश में, पूरे बेल्जियम में क्या है? बहुत कम है। पूरे बेल्जियम में क्या है? अल्पसंख्यक है, 40% है। पर ब्रुसेल्स में 80% है और ये पूरे देश में ज्यादा है। कितने हैं? 59% है। पर ये क्या है? ब्रुसेल्स में सिर्फ और सिर्फ 20% है। और देखो एक बात और देखनी है, जो ब्रुसेल्स है वो किस में? फ्लेमिश क्षेत्र में। फ्लेमिश में डच रहते हैं, पर फिर भी ब्रुसेल्स में ज्यादा आबादी किसकी है? फ्रेंच वालों की है। और फ्रेंच वाले क्या है? अमीर है। फ्रेंच वाले अमीर है, वो शिक्षा से भी अमीर है, वो पैसों से भी अमीर है, इनमें ज्यादा पावर है, ये ज्यादा पावरफुल है। अब आप पूछोगे ये क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ब्रुसेल्स है ना, राजधानी है, राजधानी से पूरा देश चलता है, राजनीति वहां से चलती है, अर्थव्यवस्था वहां से चलती है, सब कुछ वहां से चलता है। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो तो ऑफकोर्स सी बात है, विकसित होंगे, डेवलप्ड होंगे, तो फ्रेंच ज्यादा पावरफुल है। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है? बेल्जियम की संसद है, बेल्जियम का पार्लियामेंट है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये पार्लियामेंट
पार्लियामेंट क्या है, ये पार्लियामेंट ही जो बेल्जियम की जो किस्मत है वो तख्ता पलट कर देगा, किस्मत बदल देगा और दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर देगा। ये ब्रुसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की कहानी पूरी दुनिया के लिए सीख बनकर के आएगी, ये हम आगे देखेंगे। तो भैया बेल्जियम के बारे में जान लिया, यूरोप घुमा दिया मैंने अब आपको। अब आ जाओ भाई, कितना ही घूमो बाहर पर घर तो घर होता है। एशिया में वापस आ जाओ, तो एशिया में अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका के बारे में कौन नहीं जानता, हमारा छोटा सा पड़ोसी देश है, बिल्कुल जान लेते हैं। ये एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय का मतलब क्या होता है भैया, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। एक होता है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो। भारत का नक्शा ऐसा है, कुछ इस प्रकार का भारत का नक्शा है, जो गुजरात लेकर के इधर तक का क्या है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो उसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। जो दक्षिण वाला भारत का भाग है उसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। पर श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, मतलब चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है, तो एक ऐसा देश है। राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। अब बात ध्यान रखना कि जो राजधानी है वो वहां की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। अब आप बोलोगे कोलंबो है, कोलंबो नहीं है। देखो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है वहां की विधायिका राजधानी। विधायिका राजधानी मतलब जहां पे संसद होता है, जहां से कानून व्यवस्था होती है, जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है, वो क्या होती है, राजधानी होती है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी ही वहां की राजधानी। कोलंबो क्या है, कोलंबो श्रीलंका का आज भी सबसे बड़ा शहर है। कोलंबो क्या है, वहां की आर्थिक राजधानी है, जहां से पूरी इकोनॉमी है वो चल रही है, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज होता है, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज है वो सारी वहां से चल रही है। उसके अलावा वो वहां की क्या है, न्यायपालिका राजधानी है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, स्वराज न्यायालय होता है देश का, उसे क्या बोला जाता है, न्यायपालिका राजधानी बोला जाता है। तो जो श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर है, कोलंबो में है। पर जब हमसे पूछा जाता है कि आपके देश की राजधानी क्या है, वापस बोलिएगा क्या है, आपके देश की राजधानी क्या है, आपके देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। क्यों नई दिल्ली के लिए क्यों चर्चा करी जा रही है, क्योंकि वहां पर हमारा संसद है, और जहां पर संसद होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही मुख्य राजधानी होती है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या होगी, श्रीलंका की राजधानी क्या होगी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी होगी। कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा, और एग्जाम में लिखने की बात आ जाए तो आप दोनों लिखना, पर लिख देना कि ये श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी विधायिका राजधानी है, और कोलंबो क्या है, आर्थिक राजधानी और न्यायपालिका राजधानी है। आप पूरी डिटेल दे सकते हैं, पर हमें डिटेल नहीं देनी, हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है टीचर को। महाद्वीप एशिया, कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। आबादी 2 करोड़ है, थोड़ी सी ज्यादा है, किससे, बेल्जियम से थोड़ी सी ज्यादा है। और देखो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और कोलंबो दोनों आसपास में है, 15-20 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं है, दोनों आसपास में ही शहर है। कोलंबो में बहुत ज्यादा क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ होने के चक्कर में क्या थोड़ा सा आगे ले जाकर बढ़िया संसद भवन बनाया है। अब यहां पर भी दिक्कत है तभी तो किताबों में पढ़ाया जा रहा है। अगर दिक्कत नहीं होती तो किताबों में नाम नहीं होता, तो इसीलिए तो दिक्कत है। तो दिक्कत किस आधार पर है, यहां पर भी भाषा के आधार पर है। अब यहां पर कौन से 2 समूह हैं जिनकी स्थिति बहुत बुरी है, कौन कौन से हैं, एक सिन्हलियो, सिन्हाला बोलते हैं मैंने, सिन्हाला, दूसरी तरफ तमिल। तो सिन्हाला में कौन है, ये 74% है बाबा, 74% है। तो 74% संख्या बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा है, तो बहुसंख्यक है। ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, भगवान बुद्ध को अपनाते हैं, जो शांति का प्रतीक है, भगवान बुद्ध को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अपना भगवान बुद्ध को रहे, पर विचार भगवान बुद्ध वाले बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ आ जाओ तमिलों की तरफ, तमिल 18% है। एक इसमें श्रीलंकन तमिल है जो 13%। बहुत ध्यान से बात को सुनना, 18% में से 13% श्रीलंकन तमिल है। 5 कौन है, 5 भारतीय तमिल है। 5% कौन है, 5% भारतीय तमिल है। अब देखो ये भारतीय तमिल कौन है, पूरी दुनिया पे जब अंग्रेजों का राज चल रहा था तो क्या हुआ, भारत में भी चल रहा था। आपने पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में, आपने पढ़ा होगा शहीद भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने क्या है इस देश में से अंग्रेजों को लात मार करके बाहर निकाल दिया था। उनका शासन, उनके जुल्मी शासन हमने पढ़ा था। तो उस समय क्या करा उन्होंने, तमिल के जो तमिल भाषी लोग हैं उनको क्या है श्रीलंका भेज दिया। किस लिए, बागानों का काम करने के लिए, प्लांटेशन का काम करने के लिए। वो वहीं बस गए, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं काम करने लगे, वो वहीं रहने लगे। तो 5% भारतीय तमिल है और 13% श्रीलंकन तमिल है। ये कौन है, ये हिंदू व मुस्लिम धर्म के लोग हैं। ये कौन थे, बौद्ध धर्म के थे, ये हिंदू व मुस्लिम है। ये अल्पसंख्यक है भैया, 18% है, अल्पसंख्यक है, संख्या कम है। किसकी तुलना में कम है, सिन्हाला की तुलना में कम है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में तुलना होना बहुत जरूरी है, कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे मान लो कि ऑफलाइन स्कूल चल रही है, मैं आपके स्कूल में आया और मैंने बोला बच्चों आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको गेम्स खिलाने चलूंगा। आप बहुत खुश हो जाओगे, उछल जाओगे, मजा आ गया, बल्ले 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 बल्ले, मनीष सर तो गेम खिलाएंगे। तो अब मुझे पता चला आपकी क्लास में टोटल 120 बच्चे हैं। कितने, 120 बच्चे हैं। इसमें से मैंने पूछा भाई कौन कौन क्या क्या खेलना चाहते हो, तो 70 ने बोला सर हम तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है। 30 ने बोला सर हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं। 20 ने बोला हम तो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। ये
मुझे बच्चों ने बोला 70 ने बोला क्रिकेट, 30 ने बोला फुटबॉल, 20 ने बोला बैडमिंटन। अब बताओ इसमें से बहुसंख्यक कौन है? ये बहुसंख्यक है। इन दोनों की तुलना में बहुसंख्यक है बहुत ज्यादा है। ये क्या है? अल्पसंख्यक है। इसकी तुलना में तो अल्पसंख्यक है, पर इसकी तुलना में तो बहुसंख्यक है ना। तो डिपेंड करता है हम तुलना किससे कर रहे हैं। यहाँ पे सिन्हाला की तुलना तमिल से हो रही है तो बहुसंख्यक है, तमिल की तुलना सिन्हाला से हो रही है तो वो अल्पसंख्यक है। तो तुलना होना बहुत जरूरी है। नोट ध्यान रखो, 7% ईसाई धर्म है, वो दोनों भाषा, तो दोनों भाषा बोल लेते ईसाई धर्म वाले। तो यहाँ पे बात कंप्लीट हमारी हो जाती है। अब आ जाते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, अब समय आ चुका है कि जो समस्या है उनके समाधानों की ओर बढ़े। हम समस्या पे ज्यादा समय तक जिक्र करेंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी, इसलिए समस्या के समाधानों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो श्रीलंका ने जो समस्या का समाधान निकाला उसमें बहुसंख्यकवाद का नाम दिया गया। बहुसंख्यकवाद मतलब क्या है कि जो बहुसंख्यक है, जिन समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है, वो देश में क्या करेंगे? राज करेंगे। मतलब संख्या ज्यादा तो राज हमारा होगा। तो जिसकी जितनी संख्या होगी उतना राज की बात चल रही है। तो संख्या किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? सिन्हाला वालों की ज्यादा है। तो श्रीलंका में कौन राज करेगा? सिन्हाला राज करेंगे। यहां पे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बहुसंख्यक राज कर रहा है। अगर बहुसंख्यक राज करता कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को, उनके सपनों को, सबको कुचल दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस अहंकार में कि हम क्या है? बहुसंख्यक है। और देखिएगा जो इसका नतीजा, इसका परिणाम होता है बहुत दुखद होता है श्रीलंका का। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद 1948 में देश स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 4 फरवरी 1948। 4 फरवरी 1948 को क्या हुआ? श्रीलंका आजाद हुआ। हम कब हुए? 15 अगस्त 1947 को हुए। जब आजाद हुआ तो क्या हुआ? सरकार बनाई गई। भैया अंग्रेज तो भाग गए, हमारे देश को भी छोड़ करके भाग गए थे। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अरे तो इतने साल तक रहे हो, 1-2 महीने और रुक जाओ यार। भाई इतने साल तक हम नहीं रोकना चाहते थे, आज हम रोकना चाहते हैं, चाय नाश्ता कर जाओ, रुक जाओ। बोले नहीं नहीं अब हम नहीं रुकेंगे, हम तो हाथ खड़े करके भाग गए। क्यों? क्योंकि पता चल रहा था यहाँ तो खुद लड़ाई चल रही है। लड़ाई के बीच में कोई नहीं रुकना चाहता भाई। बोले यहाँ तो खुद लड़ाई चल रही है, हिंदू मुसलमान खुद लड़ गए, हमें मार दिया था बीच में। बोले भागो भागो भागो, भाग गए। तो भाई अब इन स्थितियों को संभालेगा कौन? इन स्थितियों को संभालेगा कौन? बोले सरकार बनाओ। तो सरकार बनाएगी, अंतरिम सरकार बनाएगी। अंतरिम का मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी। टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए और जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको मिनिस्टर बना दिया, मंत्री बना दिया। और बोला ये सरकार कब तक रहेगी? जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता तब तक सरकार काम करेगी। और जिस दिन संविधान बनकर के लागू हो जाएगा उसका हम चुनाव कराएंगे। तो 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया और उसके बाद 51-52 में हमने चुनाव करवा लिए और एक नई सरकार क्या है? जनता के द्वारा चुन करके आ गए। तो हमने भी सरकार बनाई। सरकार बनाने में दोहराई नहीं है, सरकार बनाने में बुराई नहीं है, पर बुराई यह है कि आप उसी सरकार को चलाते जाओ। तो इन्होंने क्या करा? सरकार बना ली। सरकार कैसे बनाई? बहुसंख्यकवाद के आधार पर बनाई। बहुसंख्यकवाद के आधार का मतलब क्या है? क्या है कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी वही राजनीति करेंगे। तो संख्या किसकी ज्यादा है? सिन्हली समुदाय की संख्या ज्यादा है। तो जब संख्या सरकार बना ली, कहां पर जाओगे? संसद में जाओगे। ठीक है, संसद क्या है? जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके बैठने की जगह है, वो हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाते हैं, देश के लिए कानून व्यवस्था बनाते हैं। और जब संसद में जाओगे तो क्या करोगे? कानून बनाओगे। संसद में जाओगे तो कानून बनाओगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि सिन्हाला सरकार अपनी सरकार बना लेती है। किस आधार पे? बहुसंख्यकवाद के आधार पे। और फिर वो कानून बनाना शुरू करती है। और जब वो कानून बनना शुरू हो जाते हैं वहां से तमिलों का दमन, शोषण और उन पर जुल्म शुरू हो जाता है। तो भैया कानून आया 1956 का विधेयक या कानून। अब विधेयक आ जाए या कानून आ जाए, घबराना नहीं है, बात एक ही है। बात एक ही है। आप मुझे मनीष सर बोलो या सर मनीष बोलो, बात तो एक ही है। तो इसलिए क्या है? विधेयक बोलो या कानून बोलो। तो 1956 का विधेयक कानून मतलब ये 1956 में आया था, 1956 में आया था। सिन्हली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब इस कानून में क्या क्या बोला गया? सिन्हली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा घोषित करने का मतलब है जो भी जितना भी देश में काम होगा सारा सिन्हली भाषा में होगा, सिन्हाला भाषा में होगा। सारा का सारा काम उसी भाषा में करना है। बच्चों को एग्जाम दिलाओ उसमें दिलाओ, पढ़ाओ बच्चों को उसमें पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना उसमें पढ़ाओ, गवर्नमेंट का काम कराना उसमें कराओ, सारे के सारे काम किसमें कराओ? सिन्हाला में कराओ। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। पर उनका क्या होगा जिनको सिन्हाला नहीं आती भाई? तो जिनको सिन्हाला नहीं आती, किसको नहीं आती? तमिल को नहीं आती, जो 18% है, उनके लिए तो दिक्कत हो गई। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नए संविधान में सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया। देखो अब हमारी क्या है? उम्मीद होती है सरकार अगर हमारे लिए काम ना करे तो हमारी उम्मीद संविधान पर होती है, पर अगर संविधान भी हमारे लिए काम ना करे तो जनता जाए तो जाए कहां? तो इसलिए संविधान ने क्या करा? सरकार को बोला कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दे और बढ़ावा दिया।
बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, भगवान बुद्ध का धर्म है, शांति का प्रतीक है, बहुत अच्छी बात है। पर भैया बौद्ध धर्म को बढ़ावा दो, संरक्षण दो, बचाओ बौद्ध धर्म को, बहुत बढ़िया बात है। पर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हिंदू मुसलमान ईसाइयों को भी बचा लो, क्या दिक्कत हो रही है। तो यही तो संदेश भगवान बुद्ध भी तो दे रहे हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा संदेश है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो फिर ये कैसी बात हुई भैया, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। अब क्या बोला कि बोले विश्वविद्यालयों में पहले एडमिशन देना पड़ेगा, तो हम किसको देंगे, सिन्हाला को देंगे। जगह बचेगी तो किसके बारे में सोचेंगे, तमिल के बारे में सोचेंगे। अरे भाई तुम खुद ही 74% हो, हैं, तुम खुद ही 74% हो, फिर तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि तुम दूसरों को जगह दोगे। तुम्हारी जनसंख्या इतनी है, तुम दूसरों की तो सोचोगे नहीं। तो इसलिए बोला कि हम क्या है, विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में सिन्हाला को प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे कि भाई पहले तू आ जा, तू सिन्हाला है, पहले तू आ जा। तो हमने क्या है, उनको प्राथमिकता दी है, ऐसी नीति बनाई है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, जो तमिल है उसकी भाषा को बाहर कर दिया, तमिल के जो धर्म है हिंदू मुसलमान उसको बाहर कर दिया, यहां पर उनके बच्चों के लिए रोजगार की सुविधाएं खत्म कर दी, उनके लिए शिक्षा खत्म कर दिया। अब देखो हुआ क्या है, बिल्कुल वैसा करा है, कैसा करा है, जैसे हम दूध में से मक्खी को बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, इन्होंने भी तमिल के लिए ऐसा ही करा है। वो बिल्कुल उन्हें सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं, बिल्कुल सिस्टम से उन्हें अलग करना चाहते हैं। और डिमांड ये क्या है, कानून है, कानून कानून, तो कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। विधेयक के प्रभाव क्या है, अब विधेयक हुआ तो प्रभाव, अब भैया प्रभाव किस पे पड़ेगा, किस पे प्रभाव पड़ेगा। भैया सिन्हाला वाले तो बल्ले बल्ले करने लगे, मौज हो गई, मौज हो गई, मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, हमारा बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारी भाषा में सारे काम होंगे, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है भैया, इफेक्ट पड़ रहा है तमिल वालों पे। भाई आप एक कोई मेरे गाल पे एक चाटा मारता है तो दर्द जिस गाल पे होगा प्रभाव इस गाल पे पड़ेगा ना, इस वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही क्योंकि इसमें तो पड़ा ही नहीं है। तो प्रभाव बहुत जरूरी है। तो प्रभाव जो हुआ है वो प्रभाव क्या है, किस पर हुआ है, तमिल कम्युनिटी पे हुआ है, तमिल समुदाय पे हुआ है। तमिलों की सरकार से नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी होगी। ऐसे समय पे हम ये तो कहेंगे नहीं लाओ सरकार की हम आरती करेंगे, तो आरती तो करनी नहीं है, नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, बिल्कुल ऐसा गुस्सा और आक्रोश होगा जैसा आपको इस दीदी का दिख रहा है। दीदी में बहुत गुस्सा है, वैसा उस समय तमिलों में बहुत गुस्सा आ गया था, अरे ये क्या कर दिया इन लोगों ने, हमारी कोई नहीं सुनता, बहुत दुख की बात है। फिर क्या हुआ, तमिल भाषा और संस्कृति को लेकर सरकार और असंवेदनशील है। मतलब बोला हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारे सोच, हमारे सपने को लेकर सरकार तो असंवेदनशील है। असंवेदनशील का मतलब क्या है कि भाई हमारे विचारधारा के लिए सरकार क्या है, जागरूक नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करती है। सरकार के मन में हमारे लिए कोई भावनाएं नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। राजनीतिक अधिकारों से वंचित, तो भैया राजनीतिक अधिकारों से वंचित हुए ही है ना, उनको राजनीतिक अधिकार मिले ही नहीं। कहां मिले राजनीतिक अधिकार, बिल्कुल भी नहीं मिले, ना तो उनको संसद में जाने दिया, ना और किसी प्रकार का अधिकार दिया, कोई राजनीतिक अधिकार उनको नहीं दिए। भेदभाव साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और भेदभाव भी कैसा हो रहा है, जैसा दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंका वैसा वाला भेदभाव हो रहा है। ना भाषा बोलने दी जा रही है, ना धर्म को मानने दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की जो है आजादी उनको नहीं रह रही है। ये बहुत दुख की बात है, जिस देश में आजादी से पहले हम लोग रह रहे थे उसी देश में क्या है, इस प्रकार का भेदभाव तमिलों को देखने को मिलता है। अब विधेयक के परिणाम पर अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई 1956 के विधेयक के प्रभाव क्या है या परिणाम क्या है, तो आपको प्रभाव और परिणाम दोनों एक साथ लिख देने हैं। ये तो मनीष सर है जिन्होंने अलग कर करके आपको अच्छे से समझाने के लिए पढ़ाया है। पर एग्जाम में पूछ ले तो ऐसा नहीं प्रभाव में वो दो तीन पॉइंट डाल करके आ जाओ, परिणाम वाले भी सारे उसी में ऐड कर देना, और परिणाम पूछ ले तो प्रभाव वाले भी ऐड कर देना, सारा एक साथ में टीचर को दे देना। तमिल और सिन्हल समुदाय में संबंध बिगड़े तो बिल्कुल संबंध बिगड़ेंगे, क्योंकि एक तो क्या है बहुत खुश हो रहा है, क्या है बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, कौन, सिन्हाला बहुत खुश हो रहे हैं कि सरकार ने ऐसा काम कर दिया, और तमिलों में आक्रोश है, गुस्सा है, तो दोनों में संबंध बिगड़ गए, दोनों की विचारधारा अलग हो गई। तो बिल्कुल अब डिशुम डिशुम होगा, गजब वाला डिशुम डिशुम होगा। तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अब लड़े तो लड़े कैसे, राजनीतिक पार्टी बनाओ, आंदोलन करो। तो जैसा हमारे देश में आजादी के समय सबसे पहले क्या हुआ, कांग्रेस बनाई गई, फिर उसमें महात्मा गांधी की एंट्री होती है और फिर वो आंदोलन करते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो किसकी है, राजनीतिक पार्टी की है। तमिलों ने भी यही करा, राजनीतिक पार्टी बनाई। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष है। देखो इस राजनीतिक पार्टी की 3 मांगे, बहुत ध्यान से सुनना। पहली मांग है तमिल को राजभाषा बनाना। तो अब आप कहोगे कि राजभाषा तमिल को बना दे, तो ये गलत नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत है। पर इन्होंने बोला है तमिल को भी राजभाषा बना दो, मतलब सिन्हाला को तो रखो रखो और तमिल को भी साथ में बना दो। भैया दोनों में काम करो ना। आप क्या करो कि जो तमिल को भी बनाओ, सिन्हाला को भी बनाओ, दोनों को बना दो, और एक क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश रख लो।
एक इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश रख लो। तमिल वालों को जो तमिल आती है वो पढ़ ले, और जिसको नहीं आती वो इंग्लिश में पढ़ ले, जिसको सिन्हाला आती है वो सिन्हाला पढ़े, जिसको नहीं आती वो इंग्लिश में पढ़े। तो पूरे 3 लैंग्वेज में काम कर लो भाई। हमारे देश में तो 22 लैंग्वेज को भारतीय संविधान ने अनुसूचित करा है। क्यों करा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही तो करा है कि हमारे देश में दंगे ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो पहली मांग तो क्या है, तमिल को राजभाषा बनाने की है। दूसरी मांग है क्षेत्रीय स्वतंत्रता की, भाई जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उसमें क्या हो, स्वतंत्रता मिले, हमें आजादी मिले। और तीसरी मांग क्या है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों को मांग लेकर के कि शिक्षा में हमें क्या हो, समान अवसर मिले। भाई अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, और अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे। तो ये धाड़ेंगे कैसे, कैसे धाड़ लगाएंगे? तो धाड़ लगाने के लिए तो इनको क्या है, शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 3 मांग क्या है, ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल एलम सरकार बनाने की मांग उठी। अब देखो क्या बात हो गई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या कर दिया कि जो वहां की जो सिन्हाला सरकार है वो कान में रुई डाल करके बैठी, वो कान में रुई डाल करके बैठी, वो किसी की नहीं सुन रही। चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, हम नहीं सुन रहे, चिल्लाते रहो। तो भाई चिल्लाते रहो तो नहीं सुन रहे हो, तो फिर क्या होगा, 1980 के दशक तक और भी क्या है, राजनीतिक संगठन बन जाते हैं किसके, तमिलों के, और वो मांग करने लग जाते हैं एक अलग राज्य की, एक अलग राष्ट्र की थोड़ी सी मांग करने लग जाते हैं 1980 के दशक में। नोट, परंतु श्रीलंका सरकार ने सभी मांगों को नकार दिया, जिससे देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जब सभी मांगों को नकार दिया तो क्या हुआ, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। गृह युद्ध का मतलब क्या है कि ऐसा हिंसक आंदोलन होना शुरू हो जाए जिसमें क्या है, बिल्कुल ऐसा लगे कि युद्ध हो रहा हो। युद्ध आपने भारत पाकिस्तान का भी देखा होगा, भारत चाइना का भी देखा होगा, पर ये 2 देशों के बीच में होता है। पर जब एक ही देश के अंदर 2 समुदायों के बीच में युद्ध होने लग जाए, बिल्कुल बहुत भीषण हिंसक युद्ध होने लग जाए, तो वो युद्ध जैसा लगता है, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। कि हमारे घर के अंदर, देश के अंदर ही क्या है, युद्ध जैसी स्थिति बन गई। जैसे कि ये तमिल है, ये चिल्ला रहे हैं भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और ये सिन्हाला सरकार है बिल्कुल कान में रुई डाल करके बैठी है, हमें सुनना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्या है, तमिलों की कर दी जाती है। अब गृह युद्ध के प्रभाव देखते हैं, दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। तो भाई युद्ध कैसा भी हो, दोनों तरफ के ही लोग मरेंगे, इसीलिए है कि शांति से, प्यार से ही क्या है, सब कुछ सोल्व आउट हो जाए, हिंसा से नहीं, हिंसा से रास्ता निकालने की जरूरत है। काफी लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब क्या होता है, शरण में जाना, शरण में जाना। तो किसकी शरण में, काफी जो आसपास वाले देश है उनकी शरण में वो लोग चले गए। 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, पर ये अंत तो हुआ, पर इसने बहुत कुछ चीजों का अंत कर दिया। सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, श्रीलंका को बहुत कमजोर बना दिया, बहुत बुरी स्थिति कर दी। ये क्या होता है, एक तरह से जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, विस्थापन जो लोग करते हैं। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना। तो विस्थापन लोग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, शरणार्थी बनने के लिए लोग जा रहे हैं। अब आ जाते हैं बेल्जियम की समझदारी पे। तो हम लोगों ने क्या है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को जान लिया। यह उनकी समस्या का समाधान था, उनकी नजर में समाधान था। हमारी नजर में तो क्या था कि भाई चलती हुई आग में और घी डाल दिया, बोले भभक, और तेज तेज आग लगा, तो उसमें आग हमने और तेज लगा दी। हमारी नजर में तो ये है, पर श्रीलंका के सिन्हाला वाले तो सोच रहे हो क्या सॉल्यूशन निकाला, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, मौज कर दी। ये वो सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने सच में क्या है, आग में घी डाला है। पर जो बेल्जियम वाले काम करेंगे सच में वो शानदार काम है, और उनकी तो पीठ थपथपानी चाहिए। आप थपथपा दीजिए उनकी पीठ। सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। विविधता मतलब क्या है, वेराइटीज हमारे पास होनी चाहिए, चॉइस हमारे पास होनी चाहिए। और यहाँ पे कौन सी विविधताओं की बात करें, सांस्कृतिक विविधता है, मतलब जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषाओं के आधार पे जो विविधता है उसकी बात करें। उसको स्वीकार करा है, उसको नकारा नहीं है, स्वीकार करा है और बोला ये हमारी ताकत है, ये हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, हम इसको बना करके रखेंगे। और 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन करे। देखो 1970 से लेकर के 1993 कितना समय है भैया, ये 23 साल का समय है। और इस 23 साल के समय में कितनी बार संशोधन कर दिया, 4 बार संशोधन। संशोधन का मतलब होता है संविधान में बदलाव करना। संविधान में क्या है, चेंजेस करना ही संशोधन है। संविधान में बदलाव करना ही क्या है, संशोधन है। तो 4 बार संशोधन करा। ये संशोधन करा तो करा क्यों, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि हम सभी के सभी, डच और फ्रेंच, जर्मन, हम सभी के सभी क्या है, एक देश में रह सके, एक देश के अंदर हम सब एक रह सके। हम एक रहें, हम अनेक हैं पर हम एक बनकर के रहें। हम पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम करें। हमारे देश में दंगे ना हो, हमारे देश में विभाजन की बात ना हो। इसीलिए क्या है, 4 बार संविधान में संशोधन कर दिए गए। ये क्या है, ये बेल्जियम का झंडा है, वहां की आन बान शान है, जैसे कि हमारी आन बान शान हमारे देश का तिरंगा है।
अब देखो बेल्जियम ने करा क्या, बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया उसे बेल्जियन मॉडल या बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। तो ये जो मॉडल है उसमें उन्होंने 4 प्रकार की सरकारें बनाई। वो 4 प्रकार की सरकारें कौन सी है? पहली है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बारे में हम हमारे देश में भी देखते हैं। केंद्र सरकार वो होती है जो पूरे देश के लिए क्या है नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, जो पूरे देश के लिए चुनी जाती है, वो होती है केंद्र सरकार। इसमें कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मंत्री होते हैं। राज्य सरकार जो हर राज्य के लिए चुनी जाती है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, हर राज्य के लिए चुनी जाती है। तो इसमें कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं और उनके मंत्री होते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे देश में भी, जान लेते हैं इनके बारे में क्या है। केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को संख्या बराबर है। डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। बोल दिया अगर हम 30 मंत्री बनाएंगे तो 15 डच के, 15 फ्रेंच के, दोनों के बराबर मंत्री बनाएंगे। ये क्या है? समानता है, इक्वलिटी है, बराबर की बात इन्होंने करी है। किसी विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। क्या बोला? कोई भी विशेष कानून अगर हमें बनाना होगा तो दोनों भाषा के जो लोग हैं उनका बहुमत चाहिए होगा। समझेगा इस बात को? जैसे मान लो कि 200 वहां की संसद में लोग हैं, 200 संसद में से मान लो कि 100 लोग क्या है? डच भाषी है और 100 लोग फ्रेंच भाषी है। तो 100 लोग जो डच भाषी है, अब इसमें से भी क्या हो? बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब क्या है? मेजोरिटी का मतलब क्या है? कम से कम 50% से ज्यादा। तो मान लो यहां पर बोल दिया 70% ने बोल दिया हाँ ये कानून बना दो, इधर भी 60% ने बोल दिया हाँ ये कानून बना दो, तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की तरफ से मेजोरिटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने, डच वालों ने बोल दिया, 60% ने बोल दिया हाँ बना दो, इधर वाले 35% बोल रहे हैं हाँ बना दो, तो नहीं भैया, तो कानून नहीं बन सकता। खेल बिगड़ गया, ये खेल मजेदार नहीं था। दोनों का बहुमत होना चाहिए, दोनों की मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी विशेष कानून बनेगा। ऐसा क्यों करा गया कि एक भाषा के लोग देश में कानून ना बना सके, एक भाषा के लोग देश में राज ना कर सके। ये केंद्र सरकार है। राज्य सरकार क्या होता है? केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई। भैया हम सत्ता की साझेदारी की बात करें, साझेदारी की बात करें, शेयरिंग की बात करें। भाई आज मैं परांठा लाऊंगा, मैं अगर लंच लेकर के जाता हूं, परांठा लाता हूं, तो वो परांठा मेरे दोस्तों में बांटूंगा, तो मतलब मेरा हिस्सा तो कम होगा ही ना। तो अब जब हम लोग पावर को बांट रहे हैं, सत्ता को बांट रहे हैं, तो केंद्र सरकार का हिस्सा तो कम होगा ही ना। तो केंद्र सरकार की शक्तियां किसको दे दी गई? कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। अधीन मतलब सबॉर्डिनेट नहीं होगी, नीचे नहीं होगी। ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, दोनों अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। और ये इनके काम बताएगा कौन? इनके काम बताएगा जो देश का संविधान है, जो देश का संविधान है वो बताएगा कि ये क्या काम करेंगे और ये क्या काम करेंगे। जब जिस किसी देश में दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है और दोनों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं, कोई किसी का अधीन नहीं होता, तो उसे कहा जाता है संघीय शासन व्यवस्था वाला देश। संघीय शासन व्यवस्था वाला देश। ये हम लोग अध्याय 2 संघवाद में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरी सरकार है राजधानी की सरकार। राजधानी क्या है? वहां की ब्रुसेल्स है। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग से सरकार होगी और दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। देखो अब राजधानी ब्रुसेल्स में भी क्या है? अलग सरकार बनाई और यहां पे भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। दोनों को बराबर अपनी बात रखने का बराबर लोग दिए हैं। मतलब मान लो राजधानी की सरकार में 100 लोग होते हैं तो 50 डच के, 50 फ्रेंच के, दोनों बराबर, खेल खत्म। कोई नाराज नहीं होगा, कोई दंगा नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब आप सोचोगे ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच 80% है, फिर बराबर कैसे? तो भैया त्याग से ही देश बनता है, बलिदान से ही देश बनता है। बलिदान करना बहुत जरूरी होता है। पूरे देश की सरकार बनी तो पूरे देश में कौन थे बहुमत में? मेजोरिटी में कौन थे? बहुसंख्यक कौन थे भैया? डच थे। तो डच ने भी तो माना ना कि बराबर कर दो, मंत्री बराबर बना दो, बराबर के लोग बिठाओ। जब उन्होंने वहां पे त्याग करा तो फ्रेंच बोले ठीक है, जब आपने पूरे देश के लिए त्याग करा है तो हम ब्रुसेल्स जो राजधानी है उसके लिए हम त्याग करते हैं और यहां पे भी दोनों को बराबर का क्या हो? प्रतिनिधित्व मिले। फिर आ जाते हैं सामुदायिक सरकार पे। नाम से समझ जाओ, समुदाय की सरकार। वहां पे 3 समुदाय हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। तीनों समुदाय की अपनी अपनी सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जैसे मान लो कि हम डच भाषी हैं, हम डच भाषा के लोग, अब ये डच भाषी कहीं पर भी रहते हो तो डच भाषा के जो डच लोग हैं वो अपनी सरकार चुनेंगे, सामुदायिक सरकार चुनेंगे। इनका क्या काम है? अपनी संस्कृति को बचाना, अपने विचारधारा को बचाना, अपने विचारों को बचाना, अपनी शिक्षा के लिए आवाज उठाना, ये काम करते हैं।
इस सरकार को अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इन सरकारों को उसी समुदाय के लोग चुनेंगे जिसका वह हिस्सा है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, वही लोग इनको चुनते हैं। इस प्रकार की जो सामुदायिक सरकारें हमारे देश में भी देखी जाती हैं, जैसे कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग होती है, तो वो महिला आयोग है, तो महिलाएं उन्हें चुनती है। ठीक है, आप महिलाओं के संगठन देखते हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के संगठन देखते हो, हर जातियों के आप संगठन देखते हो, धर्म के संगठन देखते हो, तो वो सरकार के सामने अपनी आवाज रखते हैं। तो उसी प्रकार से सामुदायिक सरकारें भी हैं। तो अब ये सवाल आता है कि जो सत्ता की साझेदारी है ये क्यों अच्छी है, क्यों बढ़िया है, ये सत्ता की साझेदारी हमें क्यों करनी चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं वो देखते हैं। सामाजिक समूह के बीच कोई टकराव नहीं होता है। देखो भैया, बेल्जियम का भी देखा, श्रीलंका का भी देखा, गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए और अच्छाई हमें कहीं दिखी उसे अपना लेना चाहिए। तो गलती श्रीलंका ने क्या करी कि सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाया। ठीक है, साझेदारी कर लेता तो क्या होता, वहां टकराव नहीं होता, गृह युद्ध नहीं होता। बेल्जियम ने साझेदारी करी, कोई प्रकार की परेशानी हुई क्या, कुछ भी हुआ, किसी के भी पेट में दर्द हुआ क्या है, किसी के भी पेट में दर्द हुआ कि भाई यार मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मैं तो जाकर के दंगे करूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी भैया, सब सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई सामाजिक टकराव नहीं होगा। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अब देखो, मानो देश में रोज दंगे होते हैं तो सरकार काम कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो राजनीतिक स्थिरता नहीं बन पाएगी, राजनीति में क्या है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो क्या है, सरकार कभी दंगों के ऊपर ध्यान देगी, कभी सरकार को हटाने की बात चलेगी, तो स्थिरता नहीं आएगी। और जब आपने सभी समुदायों को क्या है बराबर कर दिया, तो कौन दंगे करेगा, कौन आंदोलन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए भी अच्छा होता है सत्ता में साझेदारी करना। सत्ता में साझेदारी ना देना अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी खतरा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो खतरा है ही, ये बात हमने देख ली श्रीलंका वाले, पर बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी खतरा है। भाई कब तक बहुसंख्यक समुदाय भी राज करेगा? उसमें भी कुछ तो लोग ऐसे खड़े होंगे जो जागरूक होंगे, वो कहेंगे गलत है, तो वो उनके लिए भी एक क्या खतरा बनता है, खत्म कर देता है बहुसंख्यकवाद को। इसलिए क्या है, लोकतंत्र है ना, वही सबसे बढ़िया है। लोकतंत्र ही क्या है, सच्ची आत्मा होती है राष्ट्र की, और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मतलब जनता की व्यवस्था, जनता का सिस्टम है। तो जनता की जब हम लोग बात करते हैं, मतलब हमारे देश में, समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा इंसान है वो भी जनता है। जब लोकतंत्र की बात हो रही है तो उसकी भी बात हो रही है, सरकार बनाने में उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो सत्ता की साझेदारी तो है भाई, उसको भी अपना अधिकार मिले, हर इंसान को अपना अधिकार मिले, वही क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का महत्व सत्ता को बांटना है, तो लोकतंत्र का महत्व ही है, इंपोर्टेंस ही है कि भाई वो सत्ता को हम बांट दे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वैध सरकार, एक जो लीगल सरकार है, एक अच्छी सरकार है, वो वही है जो सभी समुदायों को अपने क्या है, सरकार में भागीदारी दे, सभी को अपने भागीदारी से जोड़े, सरकार से जोड़े। आज हमारे देश में आप देखो, जो सरकार बनती है उसमें सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी महिला पुरुष, सभी वर्ग के लोग होते हैं, और यही तो क्या है, वैध सरकार है। और इसीलिए तो भारत क्या है, दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा करता है कि भाई अनेक भाषा होने के बाद, अनेक जातियां होने के बाद, अनेक धर्म होने के बावजूद भी भारत में क्या है, एकता है, यूनिटी है। और मैं एक ही बात कहता हूं मेरे शेर और शेरनियों, हमारी जान चली जाए पर देश की एकता कभी नहीं टूटनी चाहिए, देश कभी नहीं टूटना चाहिए, देश बना रहना चाहिए। इस देश के ऊपर मिसाल ये दी जाती है कि ये क्या है, अनेकता में एकता है। तो ये जो बात है वो सदैव सच रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप के ऊपर। तो भाई सत्ता की साझेदारी जो हमें करनी है, हमने जान लिया कि बहुत अच्छी होती है, जरूरी है सत्ता की साझेदारी करना, पर कैसे कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। देखो, अब शासन के विभिन्न अंग के बारे में, विधायिका क्या होती है, जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो विधायिका के हाथ में होती है, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। और ये विधायिका हमारे देश में कौन है, संसद है। और संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारे देश में कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पास होकर के ही जाता है, फिर ही वो कानून बनता है। तो क्या है, यहाँ पर विधायिका आ गई। उसके बाद दूसरा क्या बोला, कार्यपालिका। अब जो विधायिका ने कानून बनाया उसे कार्य रूप देना, कार्य में लेकर के आना। भैया कागज ड्रॉर में जाकर थोड़ी रखते हैं, लोगों के बीच लेकर के जाओ, लोगों को बताओ, कार्य रूप देना। तो इसमें 2 होती है, एक होती है राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल ये सब आ जाते हैं। और दूसरी तरफ होती है गैर राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, जिसमें जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं और बहुत से बच्चों का जो सपना है आईएएस का, वो लोग आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, इसको लागू करवाते हैं। तो कार्यपालिका। फिर तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे देश में जितने भी कोर्ट है उन सभी कोर्ट को मिलाकर के हम क्या है, न्यायपालिका कहते हैं। जितनी भी अदालतें हैं उन सबको मिलाकर के हम न्यायपालिका कहते हैं। तो सबसे बड़ी है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद
उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, वो आपको हर राज्य में देखने को मिलेगा। और हो सकता है 2 राज्यों का एक भी हो, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का। और उसके बाद है जो सेशन कोर्ट होते हैं या जिला न्यायालय होते हैं, वो भी हैं जो आपको हर जिले में या हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये न्यायपालिका। अब देखो इन्होंने क्या करा, कानून बनाया, इन्होंने लागू करा। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, ये देखेंगे वो कानून कहीं संविधान के खिलाफ तो नहीं है। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो 3 कौन से हैं भैया? 3 पूछते हमारी बत्ती गुल हो जाती है। आज के बाद नहीं होगी। पहले विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ कौन सा है? मीडिया है। और इन चारों स्तंभ का छत कौन सी है? छत नहीं होगी तो बारिश टपकेगी, पानी टपकेगा, खराब हो जाएंगे स्तंभ। तो इसलिए जो छत है वो भारत का संविधान है, वही इनको शक्ति देता है, वही इनको ताकत देता है। और संविधान से ऊपर जाकर के ना विधायिका काम कर सकती है, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका। तो न्यायपालिका देखती है कि संविधान के खिलाफ तो काम नहीं हुआ है सरकार ने, ये जो कानून बना है वो इनके खिलाफ तो नहीं बना है, संविधान के खिलाफ तो नहीं बना है। संविधान की व्याख्या करती है कि संविधान में ये लिखा हुआ है, आपको इस बात को इस हिसाब से मानिए। तो इन तीनों के बीच में क्या है? सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। ऐसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। जो ऐसा सत्ता का बंटवारा है, विभाजन, उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, गणित में पढ़ते होंगे, क्षैतिज जो रेखा है तो वो आप पढ़ते होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें मतलब क्या है कि भाई देखो, जो एक संसद है वो पूरे देश के लिए एक है। भारत की संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश में एक है। उसके बाद जो कार्यपालिका में है मुख्य राष्ट्रपति साहब, वो पूरे देश के लिए एक है। और उसके बाद आ जाओ आप सुप्रीम कोर्ट। भाई यहां पे जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, हाई कोर्ट पे लेकर के नहीं जाओगे। तो ये भी पूरे देश के लिए एक है। ये तीनों एक ही लाइन में, एक ही स्तर पे काम करे, इसलिए इससे क्या है? क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसी प्रकार से आप राज्य सरकारों में आ जाओ, तो राज्य सरकारों में जो विधान मंडल है, विधानसभाएं हैं, वो एक है, वो पूरे राज्य के लिए कानून बनाती है। यहाँ पे राज्यपाल होता है, जो काम राष्ट्रपति पूरे देश के लिए कर रहा है वो राज्यपाल करता है। और यहाँ का जो केस है वो फिर हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट नहीं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। पर ये क्या है? क्षैतिज वितरण होता है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो सरकार के जो विभिन्न अंग है, अलग अलग अंग एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर रहकर के अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हर एक अंग के पास सीमित शक्तियां है, हर अंग के पास अपनी सीमित शक्तियां है। विधायिका को बोल रखा है सिर्फ कानून बना दो, कानून बनाने से आगे मत बढ़ना। कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति आता, बोला आप साइन करो, इसे जारी करो, लागू कराओ। और न्यायपालिका को बोला आप चेक करो कहीं गलत तो नहीं है, संविधान के तो खिलाफ नहीं है। पर बात ध्यान रखना, हमारा देश संसदीय व्यवस्था वाला देश है, संसद है जो सबसे सुप्रीम होती है। तो न्यायपालिका के काम को क्या है? विधायिका फिर से चेक कर लेता है। तो तीनों क्या है? अपनी अपनी पावर्स को चेक करते रहते हैं। तीनों के पास सीमित शक्तियां होती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। नियंत्रण क्या है? कंट्रोल कर रहा है ना, विधायिका को कार्यपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका, और न्यायपालिका को फिर से विधायिका। नियंत्रण करा और संतुलन बना हुआ है, तीनों में बराबर संतुलन है, सब अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो पहला हमारा क्या था कि जो शासन के विभिन्न अंग है उनके द्वारा। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तर। तो सत्ता की साझेदारी के रूप में हम 4 पढ़ेंगे। पहला शासन के विभिन्न अंग पढ़ लिया, अब दूसरा सरकार के जो विभिन्न स्तर है वो। केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली सरकार है। कानून या नीति जो होती है, जो पॉलिसी होती है, तो वो पूरे देश के लिए बनाती है। आज नरेंद्र मोदी जी जो भी नीति बनाएंगे वो पूरे देश के लिए बनाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे गोवा वालों तुम रहने दो और मध्य प्रदेश वालों तुम तो मान लेना, ऐसा नहीं होता। वो पूरे देश के लिए होंगे। नोटबंदी हुई तो पूरे देश के लिए हुई, ऐसा नहीं बोला कि हाँ भाई मध्य प्रदेश वालों तुम रहने दो और उत्तराखंड वालों तुम मानना, तुम तो जरूर मानना, तुम्हारा नोट बंद होने चाहिए, ऐसा नहीं है। वो पूरे देश के लिए नीति बनती है। केंद्र सरकार जो बना रही है वो पूरे देश के लिए है। प्रांतीय, राज्य, क्षेत्रीय सरकारें, तीनों एक ही बात है, एक ही नाम से जाए। तो भाई जैसे घर पे आपको चिंटू भी बोलते होंगे, मिंटू भी बोलते होंगे, बिट्टू भी बोलते होंगे, बात तो एक ही, इंसान तो एक ही है ना। उसी प्रकार से प्रांतीय, राज्य, क्षेत्रीय सरकारें ये राज्यों के लिए होती है, राज्यों के लिए बनने वाली सरकार है। बिहार का जो कानून है, जो बिहार की राज्य सरकार बनाएगी, जरूरी नहीं है कि केरल वाला मानेगा ही नहीं, सिर्फ बिहार के लोग माने। पर वो केरल वाला अगर बिहार में जाएगा तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप उनकी सीमा के अंदर आ चुके हो, आप हमारे क्षेत्र में आ चुके हो, आपका हमारे क्षेत्र में स्वागत है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। तो संविधान ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि केंद्र सरकार के पास क्या पावर होगी, राज्य सरकार के पास क्या पावर होगी। केंद्र सरकार अपना काम करे, राज्य सरकार अपना काम करे। केंद्र सरकार को किस किस चीज पे कानून बनाना है वो भी पता है, राज्य सरकार को किस किस चीज पे कानून बनाना है वो भी पता है। ये दोनों की बात क्लियर है। और ये सारी बातें डिटेल में हम लोग जो दूसरा अध्याय है संघवाद, उसमें और भी पढ़ेंगे। इस तरह के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब ये, अब देखो जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए एक है, ठीक है। फिर आपको राज्य सरकार हर राज्य में देखने को मिलेगी। फिर आपको एक हम आगे पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन सरकारें या स्थानीय सरकारें, जिसे इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसमें आप सरपंच चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, वो तीसरे। ये पूरे देश के लिए एक, ये हर राज्य में
और फिर ये हर पंचायत में, हर नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में देखने को मिलेगी। मतलब डाउन होता जा रहा है, जो ग्राफ है वो डाउन होता जा रहा है। पर वहां पे तो एक था, तो वो क्षैतिज था, ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तीसरा जो सत्ता की साझेदारी का रूप है वो है सामाजिक समूहों के बीच में। तो सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषा और धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। तो अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में हो सकता है, जैसे कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में करा गया। भाई बराबर इक्वल, दोनों को बराबर मिनिस्ट्री दे दी, बराबर काम कर दिया, तो सत्ता का साझेदारी ऐसे भी हो सकती है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो कुछ देश के संविधान क्या ऐसा प्रावधान करते हैं जिससे कि जो देश के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको क्या हो, कुछ विशेष प्रावधान दिया जाए। जैसे कि हमारे देश में भी करा गया। आरक्षण की व्यवस्था क्या है, हमारे देश में करी गई। इस व्यवस्था के तहत क्या है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको क्या है, लोकसभा में क्या है, कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई। उन सीटों पे वही सिलेक्ट होकर के जाएंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था क्या है बेल्जियम ने भी करी, बोल दिया बराबर सीटें हम देंगे। तो क्या है, अलग अलग विशेषता है, क्या है, अलग अलग संविधान करते हैं। ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो सामाजिक समूह है वो आंदोलन कर रहा है, क्या है, सरकार पे बता रहा है कि आप हमारी आवाज सुनो। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जा सकती है। तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी हमने दी है। भैया क्या है, डच ने फ्रेंच को पूरे देश में दी और फ्रेंच ने डच को कहां पर दी है, ब्रुसेल्स की जो सरकार है, राजधानी सरकार है, उसमें दी है। इस प्रकार सभी समुदायों को शासन में भागीदारी मिल जाती है। तो जो कमजोर है उसे भी मिल जाती है, जो अल्पसंख्यक है उसे भी भागीदारी मिल जाती है। उदाहरण के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है और भारत में आरक्षण व्यवस्था है। तो ये इस प्रकार के उदाहरण है जहां पर सामाजिक समूह को क्या है, आवाज उठाने का मौका मिला है। अब आ जाते हैं दबाव समूह और आंदोलन। तो ये दबाव समूह कौन है भैया, जो सामाजिक समूह अभी हमने पढ़े हैं, जो सामाजिक समूह हमने पढ़े हैं, ये सामाजिक समूह क्या है, जब सरकार पर दबाव बनाने लग जाए कि भाई हमारी मांग पूरी करो, हमारी बातों को सरकार सुने, हमारे डिमांड्स को सरकार फुलफिल करे। तो ये जो सामाजिक समूह जब क्या है, सरकार पे दबाव बनाने लग जाए, तो भैया ये सामाजिक समूह ही क्या है, दबाव समूह बन जाते हैं। और ये सरकार पे दबाव किस प्रकार से बनाएंगे, आंदोलन के द्वारा बनाएंगे। तो ये सरकार पे दबाव किस प्रकार से बनाएंगे, आंदोलन के द्वारा बनाएंगे। तो सामाजिक समूह आंदोलन के द्वारा जो सरकार पे दबाव बना रहा है, तभी वो क्या है, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। तो अब देखते हैं सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। तो सत्ता के बंटवारे में क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह कौन है, वही सामाजिक समूह, वो आंदोलन के द्वारा क्या करते हैं, जो शासन में बैठी है, जो शासन में पार्टी बैठी है, जो शासन में सरकार बैठी है, उसके कानों में क्या है, चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं भाई हमारी बात सुनो। उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसको, सरकार को, कि आपने अगर हमारी बात नहीं सुनी तो अगले 5 साल बाद तो आओगे हमारे द्वारे, ठीक है, तो हम भी आपको द्वारे पे नहीं बुलाएंगे, आप हमारे द्वारे पे नहीं सुन रहे बात तो हम भी आपको नहीं बुलाएंगे। तो वो बहुत सरकार को क्या है, चैलेंज करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव का विकल्प रहना चाहिए। भैया लोकतंत्र का मतलब ही चुनाव है, और लोकतंत्र सिर्फ राजनीति में नहीं है, हमारे घर में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटे को तो पढ़ने के लिए भेज दो, बेटे को बेटा घर का काम कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मैं दुकान पे जाऊं और दुकानदार बोले यही एक शर्ट है, यही खरीद के लेके जा, अरे भाई क्यों, वो लोकतंत्र थोड़ी है, डेमोक्रेसी थोड़ी है। लोकतंत्र में 10 शर्टों में 10 में से एक खरीद लूं। अगर हमारे देश में भी आज बोल दिया जाए सिर्फ और सिर्फ इस नेता को ही चुनना है, दूसरा इसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो लोकतंत्र थोड़ी है, वो लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र में विकल्प होना जरूरी है। और हमारे देश में विकल्प कौन देती है, विभिन्न प्रकार की पार्टियां देती है। आज भी हमारे देश में 750 से ज्यादा पार्टियां देश में रजिस्टर्ड है। तो हम इसको नहीं तो इसको और इसको नहीं तो इसको चुन लेते हैं। चुन लिया करो पर उनके नाम पे लड़ा मत करो कि वो पार्टी अच्छी है वो बेकार है, लड़ा मत करो, चुपचाप जाकर के वोट दे करके आ जाया करो। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। तो देखो अब लोकतंत्र में क्या होता है, व्यापारी है, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, ये अलग अलग जो संगठन है ये भी अपने हितों के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं और सरकार से अपनी डिमांड से वो फुलफिल करवाते हैं। अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो ये दबाव क्यों बना रहे हैं कि जो उनका समूह है, जो उनका समुदाय है, उनको क्या है, फायदा मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। अब सरकार क्या है, ये मांगे पूरी कर सकती है अगर वो संविधान के दायरे के अंदर है और किसी समूह के खिलाफ नहीं, तो वो ये मांगे पूरी कर सकती है। और इसी के साथ जो है भैया हमारा पहला वन शॉट है वो कंप्लीट हो गया है। और अब इससे जुड़ा हुआ तो अगर कोई भी सवाल आपके बोर्ड
के एग्जाम में आ जाए तो ना रुकेंगे ना थकेंगे, और सिर्फ बेटा अब टारगेट फिक्स कर लो। अब निशाना है ना, जैसा अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पे था ना, अब आपका निशाना बोर्ड टॉपर पे होना चाहिए। दिन रात एक कर दो, पता नहीं होना चाहिए कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। पूरी जी जान लगा करके सिर्फ और सिर्फ क्या है, यही उद्देश्य रखो कि हमें बोर्ड में टॉप करना है। सामाजिक विज्ञान में 100/100 लेकर के आने हैं, और जिस दिन 100/100 लेकर के आ जाओगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप जो काजू कतली भेजोगे मैं जरूर खाऊंगा। और आप इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।